दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत कुमार आपके अपने YouTube चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक भारत चल रहा था, जिसमें हम लोग 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे, जिसमें आज का ये चौथा पार्ट है वीडियो का। और इससे पहले दोस्तों 3 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुके हैं, तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर कवर कर ले, क्योंकि वो शुरुआती आधुनिक भारत के शुरुआती टॉपिक है। तो आज जो हम लोग दोस्तों टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक है, तो कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस में गरम और नरम दल, ये 3 टॉपिक से लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो बीपीएससी हो या पीसीएस हो, अन्य स्टेट के, उसमें पूछे जाने वाले जो बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ एक लाइक जरूर कर दे वीडियो को, और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भी भूले, जिससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिले और आप तक और अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आए, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है पहला सवाल। तो दोस्तों आज का पहला सवाल की अगर बात करें हम लोग, तो 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलामी, यानी कि जिसको दास उस समय बोला जाता था। तो दोस्तों ये कानून किसके तहत हुआ था, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही यह कानून लागू करने को बोला गया था। लेकिन इसके तहत फाइनली जो गैर कानूनी बना दिया गया, कानून बना दिया गया, वो 1843 ईस्वी में बना दिया गया। तो उसका जो रेफरेंस लिया गया था दोस्तों, वो चार्टर एक्ट 1833 लिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उस समय किसका काल था, 1833 में जब इसको समाप्त किया गया, उस समय जो काल था वो था लॉर्ड एलनबरो का। लॉर्ड एलनबरो का काल था दोस्तों। ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करें अगर दोस्तों नेटिव मैरिज एक्ट की, तो इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेट जो है सो ध्यान में रखना है। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराया गया था, और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे वो थे केशव चंद्र सेन। इसमें जो दोस्तों इसमें लड़कियों की जो शादी का जो उम्र दी गई थी, लड़की का वो था 14 वर्ष, और लड़का का था वो 18 साल। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आता है दोस्तों कि इस नेटिव मैरिज एक्ट को ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। ब्रह्म विवाह अधिनियम, ये ब्रह्म विवाह अधिनियम, ये टर्म्स भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि सवाल आपको ये कर दे कि ब्रह्म विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था, तो डेट पूछ सकता है 1872 ईस्वी में। तो इस तरह का आपका प्रश्न बन सकता है इस यहाँ से। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो कह रहा है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। अभी हम लोग डिस्कस कर लिए दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1872 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें, तो बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। उम्र क्या निर्धारित की गई थी, तो 14 साल लड़कियों की निर्धारित की गई थी, ये लड़की की। जबकि अगर लड़का की बात करें दोस्तों, तो लड़का का उम्र कितना निर्धारित किया गया था, तो 18 साल निर्धारित किया गया था, और ये 1872 ईस्वी का सिविल मैरिज एक्ट था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लड़कियों की आयु 14 साल और जबकि लड़कों की आयु 18 साल निर्धारित की गई थी। आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे दोस्तों, एक शब्द आया है शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम की अगर बात करें तो इसको कब पारित किया गया था, तो सबसे पहले तो इसको डेट याद रखना है दोस्तों, यह 1929 ईस्वी में पारित किया गया था, और प्रयासों से यह पारित किया गया था। वे अजमेर के निवासी थे, अजमेर निवासी थे, और वे मुख्य न्यायाधीश थे। उनका नाम था डॉक्टर हरविलास शारदा।
दोस्तों इन्हीं के प्रयासों से शारदा एक्ट 1929 में लागू हुआ था और जिसमें लड़कियों की जो न्यूनतम शादी की उम्र दी गई थी वो 14 साल और लड़कों के न्यूनतम शादी की उम्र 18 साल दिया गया था इसी एक्ट के द्वारा। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि किससे संबंधित थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा इसका, और ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा मैडम HP ब्लेवटास्की। बात करें दोस्तों कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन जो है सो बन के आता है। तो ये किया गया था 1875 ईस्वी में। कहाँ किया गया था, तो न्यूयॉर्क में किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, न्यूयॉर्क में किया गया था। और बात करें कि जो इनका मुख्यालय जो भारत में बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों। 1882 ईस्वी में अड्यार के आसपास है, अड्यार में इसका मुख्यालय बनाया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना था 1882 ईस्वी में। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, तो मैडम HP ब्लेवटास्की और एक अमेरिकी सैनिक भी थे, कर्नल ऑलकॉट। यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं कर्नल ऑलकॉट, और एक थे विलियम जज। तो हो सकता है दोस्तों अगले बार ऑप्शन में या तो ऑलकॉट ऑप्शन दे दे या विलियम जज ऑप्शन दे दे, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैडम HP ब्लेवटास्की, ऑलकॉट, विलियम जज, ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है थियोसॉफिकल सोसाइटी की। 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई और 1882 ईस्वी में अड्यार में इसका मुख्यालय खोला गया, मद्रास में, जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय था। और बात करें दोस्तों कि इसमें एनी बेसेंट का क्या रोल था, तो एनी बेसेंट की अगर दोस्तों बात करें तो 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट जी जो है तो इस सोसाइटी की सदस्य बनी थी। एनी बेसेंट जी 1889 में सदस्य बनी और भारत में 1893 में आकर उन्होंने इस सोसाइटी के जरिए बहुत सारा काम किया। तो भारत में जो इस सोसाइटी के जरिए आगमन हुआ था उनका, वो 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट जी का आगमन हुआ था। एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में भारत में आगमन हुआ था। चलिए इतने पॉइंट्स को देखते हुए और बात अगर कर ले दोस्तों कि इसके अगर अदर ऑप्शन की अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो इनके द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और बात करें स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और महात्मा गांधी के तो बहुत सारे उपलब्धि है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, यानी कि किसके कारण थी। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि भारत में जो आई थी एनी बेसेंट, वो कब आई थी, तो 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट जो भारत आई थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी को मुख्य रूप से सफल बनाने में उनका अहम योगदान था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। बात करें इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय कब बनाया गया, तो 1882 ईस्वी में। कहाँ, तो अड्यार में बनाया गया, जो चेन्नई मद्रास में पड़ता है। चलिए बात करें अगर इसके अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये भी। और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय के द्वारा बहुत ही इसका घोर विरोध किया गया था। और डेट दोस्तों ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 1826 ईस्वी जूरी अधिनियम। अगर बात करें जूरी अधिनियम के बारे में तो ये क्या था, तो दोस्तों बेसिकली ये एक धार्मिक आधार पर भेदभाव था। इसमें ऐसा नियम पारित किया गया था जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया दोस्तों कि हिंदू प्लस मुसलमान, हिंदू और अगर मुसलमान है तो उसकी मामले की सुनवाई जो है वो यूरोपीय या भारतीय ईसाई करेगा। लेकिन अगर कोई यूरोपीय हो या भारतीय ईसाई हो तो इसकी सुनवाई जो है कोई भी हिंदू
या मुसलमान जज नहीं करेगा, मुसलमान जज नहीं करेगा, ये ऐसा जो है भेदभाव शुरू कर दिया गया था। यानी हिंदू और मुसलमान कोई व्यक्ति की मामले की सुनवाई ईसाई जज कर सकता है, लेकिन यूरोपीय ईसाई हो या भारतीय ईसाई हो, उसकी सुनवाई कोई हिंदू या मुसलमान जज नहीं करेगा। ईसाई का सुनवाई केवल ईसाई जज करेगा। ऐसा 1826 के जूरी अधिनियम में पारित किया गया था, जिसका राजा राम मोहन राय जी ने बहुत ही घोर विरोध किया था। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा राजा राम मोहन राय। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की बात करें तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। बात करें दोस्तों तो अगर पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो इसमें महादेव गोविंद रनाडे के साथ साथ और भी कई सदस्य थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सदस्य थे जैसे बाल गंगाधर तिलक ये भी उसमें थे, या गोपाल हरि देशमुख ये भी इनके महत्वपूर्ण सदस्य थे। उसके बाद अगर बात करें तो अरविंद केलकर ये भी इस सभा के महत्वपूर्ण सदस्य में से हुआ करते थे। और दोस्तों ये पूना सार्वजनिक सभा का जो मेन जो काम था वो था इस संस्था का, वो सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता का काम करना, सरकार प्लस जनता के बीच मध्यस्थता का काम करने का ये संस्था उत्तरदायित्व निभाता था। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके सदस्य थे? अगर बात करें दोस्तों ऑप्शन की, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग चले तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे। बात करें दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ किया गया था? तो पूना में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये किया गया था। ये टर्म्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसी को अगर हिंदी में कहीं अगर आपको देगा तो हिंदी में इसको क्या दे देगा? भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। स्थापना हुआ था 1905 ईस्वी में पूना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इन्हीं के जो प्रख्यात सदस्य थे यानी मुख्य सदस्य थे वो थे MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी। और भी बहुत सदस्य थे लेकिन ये सदस्य इंपॉर्टेंट थे। चलिए बात करें अगले प्रश्नों की। तो अगला प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत में सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? शानदार प्रश्न है दोस्तों, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1905 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था? तो पूना में किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये ऐसे प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, बहुत सारे एग्जाम में, अभी आप लोग देख रहे हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो शायद अगले प्रश्न में भी यही है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा GK गोखले। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, इसको थोड़ा चेंज कर दिया है यहाँ पे भारत सेवक समाज कर दिया गया है। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन BPSC का पूछा हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कैसे दोस्तों ये जो क्वेश्चन का जो हम लोग का सीरीज है इसमें कैसे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बस ये दिखाने के लिए ये क्वेश्चन डाला गया है। आंसर तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो सवाल हम लोग के श्रृंखला में जो लाए जाते हैं और वो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस होता है। और ऐसे सवाल रिपीट भी होते हैं, कई बार आप देखे भी होंगे यही सवाल हम लोग अभी 4-5 सवाल लगातार डिस्कस किए हैं जो हर तरह के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो दोस्तों ये श्रृंखला अगर आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आप लोग में से बहुत लोग जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे एक प्यारा सा, और कमेंट ज़रूर करें एक अच्छा सा कमेंट, जिससे कि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएँ।
चलिए बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की, तो बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुंद राव पाटिल। बात करें तो जो बहुजन समाज की जो स्थापना दोस्तों की गई थी वो ब्राह्मण समाज के विरोध में किया गया था, और इसकी स्थापना में जो मुख्य रूप से जो भूमिका निभाए थे वो मुकुंद राव पाटिल, ऑप्शन बी। और साथ ही साथ इनके एक और थे शंकर राव जाधव, ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, शंकर राव जाधव, क्योंकि हो सकता है अगली बार ऑप्शन में ये दे शंकर राव जाधव दे दे, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। शंकर राव जाधव और मुकुंद राव पाटिल ने मिलकर, और बात करें कि किसके विचारों से प्रेरित होकर किया गया था, तो ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने बहुजन समाज की स्थापना की थी, और और बहुजन समाज का इस तरह से संस्थापक दोनों बने थे। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें, तो किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुत के कारण 1899 ईस्वी में त्रिनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नडार, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नडार की बात करें दोस्तों, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको डेट ध्यान में रखना है, 1899 ईस्वी में ये भयंकर दंगे हुए थे। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा कि यदि मैं भगवान अपश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर जो थे वो छुआछूत उन्मूलन के बहुत ही खिलाफ थे, और उन्होंने ही यह स्टेटमेंट दिया था कि यदि भगवान छुआछूत को बर्दाश्त करते हैं तो मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। चलिए बात करें अगले प्रश्नों की, तो निम्नलिखित समाज सुधारकों में से संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है, यानी कि कौन जो है वो संस्कृत भाषा की प्रवीणता के लिए जाना जाता है। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर जो है सो दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो ये भी संस्कृत भाषा के प्रवीण, इनको भी संस्कृत भाषा के ये ज्ञानी थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी जो थे वो संस्कृत भाषा के ज्ञानी थे। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, और ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है जो कि रिपीट होने के चांसेज है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से नारी आंदोलन हुई थी। और दोस्तों बात करें ज्योतिबा फूले जी का, तो इनके द्वारा दोस्तों 1848 ईस्वी में लड़कियों के लिए प्रथम, भारत में जो है प्रथम लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया था। प्रथम स्कूल किसके लिए, तो लड़कियों के लिए। और अगर दोस्तों नारी आंदोलन की अगर बात करें तो महिलाओं एवं दलितों के सम्मान के लिए जो एक और नाम जो आता है आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की, वो आता है रामाबाई रनाडे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये अगर ऑप्शन में अगर रामाबाई रनाडे होता तो महिला आंदोलन के लिए आंसर आपको रामाबाई रनाडे सही फिट बैठता, लेकिन ऑप्शन में रामाबाई रनाडे नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। डॉक्टर एनी बेसेंट एक थियोफेसिस्ट थी, ये सही आंसर है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि वे थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, ये भी सही है, अड्यार में। और कब बना था, तो 1882 ईस्वी में, आपको ध्यान में देना है। ये 1893 ईस्वी में जुड़ी थी एनी बेसेंट। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी सही है। और महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये दोस्तों कथन स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों गांधीनगर में नहीं हुआ था, बल्कि पोरबंदर में हुआ था। और जन्म की अगर बात करें तो कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये भी, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये न्यू बुद्धिज्म यानी नव बौद्धवाद के प्रतिपादक थे। बुद्धिज्म के आधार पर इन्होंने नवायान
ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये टर्म्स नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय का, ये बौद्ध संप्रदाय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे प्रश्नों को आपको केवल ध्यान में रखना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना शिबली नुमानी ने दार उल उलूम की स्थापना की थी। बात करें दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी, तो दार उल उलूम की स्थापना 1898 ईस्वी में, और कहाँ किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। हो सकता है इस बार ये टर्म्स पूछ दिया जाए। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो देवबंद आंदोलन की बात हो रही है, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी संयुक्त प्रांत में शुरू हुआ था, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1866 ईस्वी में ये आरंभ हुआ था। अब बात करें दोस्तों कि इसकी देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था हुज्जत अल इस्लाम और कासिम अल नैनीतवी इनके द्वारा देवबंद आंदोलन का शुरुआत किया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो 1924 ईस्वी के बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? ये भी दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे डेट याद रखना है, 1924 ईस्वी में कौन से आंदोलन? तो तारकेश्वर आंदोलन, जो कि बंगाल में एक जगह है तारकेश्वर, वहाँ का ये आंदोलन था। वो तारकेश्वर में एक शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध था, जो कि महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध था, मंदिर के धन के दुरुपयोग का जो उस पर आरोप लगा था, इसके कारण वहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि हाली पद्धति किससे संबंधित थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बंधुआ मजदूर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। सबसे पहले जो इनके द्वारा शुरू किया गया था उसको बोला जाता था मित्र मेला। ये विनायक दामोदर दास सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर जी के द्वारा शुरू किया गया था मित्र मेला, और इसी का नाम बदल के 1904 ईस्वी में कर दिया गया था अभिनव भारत समाज। तो ये डेट आपको ध्यान में रखना है। अगर अभिनव भारत की बात करें तो 1904 ईस्वी में अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो विनायक दामोदर यानी बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। शॉर्ट नेम बीडी सावरकर है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्नों की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी उसका क्या नाम था? ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ से हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले की जो राजनीतिक संस्थाएं थी उसके बारे में हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो बात करें कि 1838 ईस्वी में उसका क्या नाम था, तो वो था दोस्तों जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों तो ये 1838 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे डेट आपको एकदम बिल्कुल क्लियर याद रखना है, जमींदारी एसोसिएशन, और कहाँ पे किया गया था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये कलकत्ता में किया गया था। और ये पहले ऐसा राजनीतिक संगठन था जिसका प्रयास जो है लोगों की शिकायत को दूर करने का था, जमींदारी एसोसिएशन का। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? यानी भारत संघ के संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें भारत एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना इसकी की गई थी 26 जुलाई 1876 ईस्वी में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एक और नाम इनके सहयोगी थे, आनंद मोहन बोस। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि अगली बार सुरेंद्र नाथ बनर्जी न दे के आनंद मोहन बोस दे दे। और दोस्तों ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की,
तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक था। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक इसमें से कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आंसर इसका हो जाएगा, और आनंद मोहन बोस। तो ऑप्शन में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी। दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट नेम का इस्तेमाल किया गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था, तो डेट एक बार और हम लोग देख लेते हैं। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को कहाँ किया गया था, तो कलकत्ता में किया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटा दिया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये भी देख सकते हैं बिहार PCS का पूछा हुआ सवाल है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1874 ईस्वी में उनको सिविल सर्विस से हटा दिया गया था। बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, तो दोस्तों वे मात्र द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS की एग्ज़ाम उस समय पास की थी। ICS का एग्ज़ाम पास करने वाले वे मात्र दूसरे भारतीय थे, ये आपको ध्यान में रखना है। मात्र दूसरे भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और उनको एक मामूली भूल के कारण 1874 ईस्वी में उनको पद से हटा दिया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसने 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राजनीतिक सुधार के लिए है, तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने मानव अधिकार हो, लोकतांत्रिक मूल्य हो, या कई ऐसे पहलुओं पर उन्होंने खुल के इसका विरोध किया, और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। और ये दोस्तों BPSC का पूछा हुआ सवाल है, आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में से एक थे, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर में थे बदरुद्दीन तैयब जी। एक ये सदस्य थे, और एक सदस्य थे KT तैलेंग। ये आपको ध्यान में रखना है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और KT तैलेंग, इनके द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है डेट की कब की गई थी, तो 1885 ईस्वी में की गई थी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये BPSC का पूछा हुआ प्रश्न है, और फिरोज शाह मेहता ये भी हो जाएंगे, KT तैलेंग और तैयब जी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना दोस्तों, तो ये किया गया था 1885 ईस्वी में किया गया था। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्नों की। तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, अपना उत्तर दीजिए। ब्रिटिश अगर इंडिया सोसाइटी की अगर बात करें तो ये लंदन में किया गया था, ये सही है दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम एडन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1839 ईस्वी में किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो ये लंदन में किया गया था, यानी कि ये गलत हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। तो एक तो ये सम्मिलित नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों ये भी लंदन में किया गया था। किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था लंदन में। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की अगर बात करें तो ये लंदन में किया गया था, ये सही आंसर है। कब किया गया था, तो 1870 में किया गया था, 1870 में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो ये कलकत्ता में किया गया था, बम्बई में नहीं किया गया था। इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। और कोलकाता में किसके द्वारा किया गया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी के द्वारा किया गया था। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इंडियन एसोसिएशन के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर इसका हो जाएगा आपका कि कौन सम्मिलित नहीं हो जाएगा, 2 और 4 सम्मिलित नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की।
तो वो में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो अगर बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये 1784 ईस्वी में ये सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, ये भी सही है दोस्तों। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि रॉयल एशियाटिक ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 ईस्वी में की गई थी। 1823 ईस्वी में की गई थी, 1813 में नहीं की गई थी। और बात करें अगर लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में की गई थी, 1838 में, यानी ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी और डी दोनों सही नहीं है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और बात करें ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में किया गया था। ये डेट आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ किया गया था दोस्तों? तो कलकत्ता में किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। इसके अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो इनके प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन सी, राधाकांत देव इनके प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। इनका अगर पूरा नाम की अगर बात करें, पूरा नाम की अगर बात करें, तो इनका पूरा नाम था एलन एक्टेवियन ह्यूम। इनका पूरा नाम था एलन एक्टेवियन ह्यूम। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कहीं कहीं आपको पूछा जा सकता है। और ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे जो शिमला में रह रहे थे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो क्या थे? तो दोस्तों आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा, और वे एक असैनिक सेवक थे, यानी कि वे भारतीय सिविल सेवा से सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। तो आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? और ये हाल ही में बीपीएससी में पूछा गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो डेट के बारे में तो बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार दोस्तों पूछा गया है। और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो वर्ष 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगर दोस्तों इसकी स्थापना की अगर बारे में बात करें, तो इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1885 ईस्वी में, लगभग सभी लोगों को पता होगा 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका पहला अधिवेशन की अगर बात करें, तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। और कहाँ? तो बम्बई में हुआ था, बम्बई में। और बम्बई में भी कहाँ हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसके जो पहले जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो किसके द्वारा किया गया था? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा प्रथम अध्यक्षता, पहली बार अध्यक्षता की गई थी WC बनर्जी के द्वारा। और इसके प्रथम महासचिव जो थे वो कौन थे? तो ए ओ ह्यूम थे। इतने सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों इससे बनते हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न इससे बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों प्रथम अधिवेशन की बात हो रही है, तो हम लोग डिस्कस किए थे। आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में। तो कहाँ? तो मुंबई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में प्रथम अधिवेशन इसका हुआ था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की,
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में महासचिव कौन थे? तो महासचिव थे ए हो ह्यूम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, जो उस समय भारत के वायसराय थे। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत ही मजाक बनाया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? डिस्कस दोस्तों कर चुके हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो उपस्थित नहीं थे की बात की जा रही है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में, तो इन्होंने 1876 ईस्वी में बात करें 1876 में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इनके द्वारा और आनंद मोहन बोस जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो वो दादा भाई नौरोजी, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, उनके द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 1886 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। चलिए बात करें अगले प्रश्नों की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिभागियों ने भाग लिया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और बीपीएससी हाल ही में इस सवाल को पूछा है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें तो कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? बहुत ही दोस्तों शानदार प्रश्न है, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिग्बी। दोस्तों ये डेट आपको ध्यान में रखना है 1889 ईस्वी में, और ये समिति जो स्थापित की गई थी इसको बोला गया था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी, और इसी समिति के द्वारा दोस्तों इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाला गया था। इंडिया नामक जो साप्ताहिक पत्रिका थी इसी कमेटी के द्वारा निकाला गया था। तो उसके जो सभापति थे वे थे बी डिग्बी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष की अगर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रहमतुल्लाह सियानी इसके द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। और बात करें ये इनकी अध्यक्षता कब हुई थी? तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कलकत्ता में 12वां अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्ज यूले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1888 ईस्वी में इनका निर्वाचन हुआ था। किस अधिवेशन में? तो चौथा अधिवेशन में इनको निर्वाचित किया गया था जॉर्ज यूले को। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। जबकि लाला लाजपत राय की बात करें तो वो बने थे, उनको शेरे पंजाब भी कहते थे, और वे 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अगर बात करें दोस्तों 1920 ईस्वी में इन्होंने अध्यक्षता की थी। लाला लाजपत राय कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे।
उसके बाद अगर एनी बेसेंट की बात करें तो 1917 ईस्वी में वो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, अध्यक्ष करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और मोतीलाल नेहरू की दोस्तों अगर बात करें तो वे 1919 ईस्वी में उन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो दोस्तों आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय इनमें से अध्यक्ष चुने गए थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल ये अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है? तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट, जो 1917 ईस्वी में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगले प्रश्न की, तो निम्न में से को किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता अधिवेशन 1917। और किसको चुना गया था? तो एनी बेसेंट को चुना गया था। एनी बेसेंट को चुना गया था पहली महिला में। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? शानदार प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बीपीएससी में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले केवल महिला अध्यक्ष की बात हम लोग कर रहे थे और अभी क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कब अध्यक्षता की थी? तो 1925 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था? तो कानपुर में। कानपुर अधिवेशन का कैमा अधिवेशन था? तो 40वां अधिवेशन था। 40वां अधिवेशन इनके द्वारा यह किया गया था। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। और बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांकीपुर बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये स्टेटमेंट बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि किसका स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक जी का है कि जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो उनके द्वारा यह लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में बोला गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला सवाल की, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो यह किसका कथन है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो किसने कहा था कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह कथन किसका है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा यह कथन बोला गया था। और यह बीपीएससी का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों, तो अगला प्रश्न कह रहा है किसने कहा था कांग्रेस के पतन की ओर लड़खड़ा रही है मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा, जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूँगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और यह कथन किसका था? तो यह कथन था लॉर्ड कर्जन का कथन था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी का यह सुझाव था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, तो 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोग कई वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास और ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। चलिए बात करें अगले प्रश्नों की, तो निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में की थी? किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, एम.के. गांधी। और दोस्तों भारतीय हरिजन सेवक संघ का डेट याद रखना है 1932 ईस्वी। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्नों की,
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। 1924 के अधिवेशन महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी अध्यक्षता। ये क्वेश्चन आपको आंसर हमें याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बेलगांव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, वो था बेलगांव का 1924 ईस्वी का अधिवेशन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया था? बहुत ही दोस्तों शानदार प्रश्न है और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। और यह अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1936 ईस्वी में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, 36 के लखनऊ अधिवेशन में बोला गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें इसके अगले प्रश्न की। तो इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? ये भी दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। और कब से कब तक रहे थे ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 1940 से 1946 तक वो लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता उन्होंने की थी और सबसे आज़ादी से पूर्व उनका यह सबसे लंबा कार्यकाल था। और आज़ादी से पूर्व का यह सबसे लंबा कार्यकाल था इनका, अब्दुल कलाम आज़ाद का। और आज़ादी के दोस्तों बाद की अगर बात करें, आज़ादी के बाद की अगर बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रहा है वो सोनिया गांधी का रहा है। सोनिया गांधी का रहा है। कब से कब तक? तो 1998 से 2017 तक रहा, यानी 19 साल तक, 19 वर्ष तक। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और आंसर क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत के विभाजन के समय भी जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी, यानी कि भारत के आज़ादी के समय जेबी कृपलानी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। कांग्रेस में नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा बामंद आंदोलन। राजा बामंद आंदोलन का दोस्तों उस समय जो पद्धति थी वो नरम दल के लोग अपनाते थे, जिसमें वो भारतीयों की भागीदारी की मांग किया करते थे राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, यानी कि हर क्षेत्र में भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम करते थे। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के बाद इस तरह का बहस छिड़ गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 ईस्वी में 2 विभागों में बट गई, नरम दल और गरम दल। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? तो नरमपंथी की अगर बात करें, अधिकतर नरमपंथी नेता तो शहरी क्षेत्रों से थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत के स्वशासन देने पर बल दिया था? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी जिसको बोला जाता है द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के सबसे वृद्ध व्यक्ति। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये गरम दल के नेता थे। ये थे मदन लाल धिंगरा की बात करें तो ये भी थे। उधम सिंह भी, ये सभी गरम दल के थे। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करें तो ये उग्र नेता नहीं थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने कांग्रेस पे यह आरोप लगाया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था?
तो अभी हम लोग दोस्तों डिस्कस किए थे। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक यानी ऑप्शन ए बीजी तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1906 के बाद ग्रामपंथियों के प्रभावाधीन में आया था, और ये बीपीएससी का दोस्तों उठाया हुआ सवाल है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन से नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो गर्म दल की बात करें दोस्तों तो लाल बाल पाल और अरविंद घोष यानी ऑप्शन ए हो जाएगा जो गर्म दल से संबंधित थे, जबकि बाकी सब दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले ये सब नरम दल के से संबंधित थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला सवाल कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो नरम दल की बात हो रही है, कौन किसको नहीं जाना जाता था? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक को नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता था। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें तो शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन से मशहूर है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो उदारवादियों से नहीं जुड़ने की बात हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन डी लाला लाजपत राय जो उदारवादियों से जुड़े हुए नहीं थे। और बात करें दोस्तों लाला लाजपत राय के बारे में तो इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है, या पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। पंजाब केसरी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला सवाल कह रहा है निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैजनी को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। जो इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी थे, उन्हीं को अपना गुरु मानते थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला सवाल कह रहा है उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे कौन थे? तो दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस किए हैं जिन्होंने मैजनी को मानते थे। आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न को देखें तो निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक के बारे में बात की जा रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरविंद घोष, क्योंकि गर्म दल के जो भी नेता थे वे स्वदेशी को ज़्यादा प्रमोट करते थे, तो अरविंद घोष गर्म दल के नेताओं में से ही एक थे। चलिए बात करें अगले प्रश्न, और आज का लास्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अशांति का जनक, ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी यानी लोकमान्य तिलक को बोला जाता था भारतीय अशांति का जनक। तो दोस्तों इस तरह से आज का ये सीरीज था, जो कि बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उत्तर और पूर्व की जो प्रश्न होती है वो बहुत ही वीवीआई होती है, और एग्जाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इससे प्रश्न, ये इस बात की गारंटी है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट होकर और आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।